कार इंटरनेशनल होटल के अहाते में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। रघु ने कहा, सर आप कमरा लें, मैं कार पार्क करके आता हूँ। मैं कार से उतरकर काउंटर पर आया। वहां अपना पासपोर्ट दिखाकर एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर ही लिया। मेरा कमरा बीना के कमरे के एक कमरे के बाद ही था, यानी मुझे 117 नंबर का कमरा मिला। रघु कार पार्क करके आ गया। मैं उससे कार की चाबी लेकर उसके साथ अपने कमरे में आया। मुलाजिम ने ताज़ा पानी की बोतलें लाकर फ्रिज में रखी। एयर कंडीशनर को ऑन किया, फिर बख्शिश लेकर चला गया। मैंने कहा, रघु दरवाजे को लॉक कर दो। वो दरवाजे को अंदर से लॉक करके बोला, सर आप इजाजत देंगे तो मैं टॉयलेट जाऊंगा, बस 1-2 मिनट के लिए। मैंने कहा, ठीक है जाओ। उसने टॉयलेट के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। मैं दबे कदमों दरवाजे के पास आकर कान लगाकर सुनने लगा। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे लोहे से लोहा टकरा गया हो। मैंने एक लोहार की हैसियत से इस हल्की सी आवाज को पहचाना। किसी हथियार का शुबा हुआ। मैं ठीक दरवाजे के सामने खड़ा रहकर उसके हैंडल को तकने लगा। जरा देर बाद वो हैंडल थोड़ा थोड़ा घूमने लगा। खट की आवाज से लॉक खुलने की आवाज आई। उसके बाद दरवाजे को खुलना था और वो खुल ही रहा था कि मैंने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। वो चीखकर बाथरूम के फर्श पर गिरा। साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर चला गया। वो फौरन उठकर रिवॉल्वर के पास जाना चाहता था। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। वो खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद न कर सका। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि गर्दन की हड्डी टूट सकती थी या तड़क सकती थी। उसके दीदे फैल गए थे। मैंने गिरफ्त ढीली करते हुए कहा, ये शिकंजा दूसरी बार मजबूत होगा तो गर्दन टूट जाएगी। जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी असलियत उगलते चले जाओ। वो रुक रुक कर सांस लेते हुए बोला, असलियत बताने के बाद आप मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा, मैं अपनी प्यारी बीवी की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, एक तमाचा भी नहीं मारूंगा। मैंने उसे धक्का देकर फर्श पर से रिवॉल्वर उठा लिया। फिर उससे कहा, तुम एक एक सच बताते जाओगे, मैं मौत को तुमसे दूर करता जाऊंगा। पहले ये साइलेंसर हटाऊंगा, तुम्हें इत्मीनान होगा कि फायरिंग की आवाज से तुम मरोगे तो मैं भी नहीं बचूंगा, पकड़ा जाऊंगा। बाहर गेट पर मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ है। वो सहम कर बोला, मैं आपको कत्ल की धमकी देकर ये मालूम करना चाहता था कि आपकी वाइफ किस होटल में है। खुफिया हाथ की एजेंसी वालों को आपकी नहीं, धावन साहब की बेटी की जरूरत है। उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले मैं तस्दीक करूं कि आपकी वाइफ ही धावन साहब की बेटी है। अभी आपने स्टेशन से आते वक्त अपनी जबान से कहा था कि आप उनके दामाद हैं। मैंने कहा, हाँ जो सच है वही मैंने कहा है। उनकी बेटी पद्मनी मेरी वाइफ है और चेहरा बदल कर मेरे साथ आई है। आगे बोलो। वो बोला, मैं अभी आपकी कार पार्क करने गया और मोबाइल फोन के जरिए खुफिया हाथ की एजेंसी के इंचार्ज को यकीन दिला दिया कि आपकी वाइफ ही धावन साहब की बेटी है। अब वो ये मालूम करना चाहते हैं कि वो किस होटल में गई है। मैं आपको इस रिवॉल्वर से धमकी देकर इस होटल का नाम और कमरा नंबर मालूम करना चाहता था। सर आपने साइलेंसर नहीं हटाया है। मैंने कहा, साइलेंसर आखिर में हटाऊंगा, पहले एक एक गोली निकालता चला जाऊंगा। तुम्हारे एक एक सच बोलने तक ये रिवॉल्वर खाली हो जाएगा। मैंने उसके चैम्बर से एक गोली निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। वो गोली कैच करके बोला, सर आप जबान के धनी हैं। मुझे यकीन हो गया है कि मैं सच बोलता रहूंगा तो आप मुझे अपना ताबेदार बना लेंगे। हम बाथरूम से निकलकर कमरे में आए। मैंने पूछा, खुफिया हाथ को धावन साहब की बेटी से क्या दिलचस्पी है। वो बोला, खुफिया हाथ को ये मालूम हो गया है कि धावन साहब की मर्जी से दुर्दाना बेगम के 4 सियासतदानों को गायब कर दिया गया है। धावन साहब ने यहाँ दुर्दाना बेगम की हुकूमत बनने नहीं दी। गोया खुफिया हाथ की सियासी बाजी पलट दी है। अब धावन साहब से पूछा जाएगा तो वो इस इल्जाम से इनकार कर देंगे। उनसे सच उगलवाने के लिए खुफिया हाथ उनकी बेटी यानी कि आपकी पत्नी को अगवा करना चाहता है। मैंने कहा, अभी तक तुम्हारी बातें सच लग रही हैं, तमाम वाकयात की कड़ियां मिल रही हैं। मैंने रिवॉल्वर के चैम्बर से दूसरी गोली निकालकर उसके कदमों में फेंक दी। उसने झुककर उसे उठा लिया। इस तरह वो 2 गोलियां उसकी मौत न बन सकी, मगर अभी 4 गोलियां चैम्बर में थीं। मैंने पूछा, अगर तुम उन्हें मेरी वाइफ का पता बताओगे तो क्या वो अभी उसे अगवा करके ले जाएंगे। वो दोनों कान पकड़कर बोला, मुझे पता मालूम नहीं है, आप बताएंगे तब भी उन्हें नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, मैं उन्हें फंसाने के लिए तुम्हें हुक्म दूं तब तो बताओगे। वो बोला, जी आपके फायदे के लिए बताऊंगा। मैंने कहा, पहले सवाल का जवाब दो, क्या वो अभी उसे अगवा करेंगे। अगवा करने वालों में एजेंसी के खास अफराद कितने हैं और उसे कहाँ ले जाएंगे। वो बोला, मेरी तरफ से इत्तला मिलते ही अगवा करेंगे। एजेंसी के इंचार्ज के साथ 4 मुसल्ला बंदे हैं। वो इंचार्ज पहले से किसी को खास बातें नहीं बताता, ये वही जानता है कि आपकी पत्नी को कहाँ ले जाएगा। मैंने तीसरी गोली निकालकर उसके सामने फेंक दी। उसने उसे भी उठा लिया।
میں نے پوچھا خفیہ ہاتھ کی کتنی ایجنسیوں کے دفاتر اور ان کے اہم عہدیداروں کے پتے ٹھکانے اور فون نمبر جانتے ہو؟ وہ بولا میں پچھلے مہینے سے ان کے لیے کام کر رہا ہوں، صرف اسی شہر کا دفتر اور انچارج کی کوٹھی جانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو جانتے ہوگے کہ ان کے اہم ریکارڈز دفتر میں کہاں چھپا کر رکھے جاتے ہیں؟ وہ بولا ایجنسی کے دوسرے لوگ بھی شاید یہی سوچتے ہوں گے، لیکن میں دن رات اس کی تابعداری میں لگا رہتا ہوں۔ ایک بار چھپ کر دیکھ لیا، وہ اپنی کوٹھی کے بیڈ روم کی ایک فرشی تجوری میں بہت اہم ریکارڈز رکھتا ہے۔ اس فرشی تجوری کے اوپر قالین بچھا رہتا ہے۔ جہاں تجوری ہے وہاں اوپر ایک خوبصورت میز ہے۔ میز پر قرآن مجید اور دوسری اسلامی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے چوتھی گولی نکال کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، تم موت سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ وہ بولا سر آپ بار بار مجھے آزما کر دیکھیں، مجھے سچا اور وفادار پائیں گے۔ میں نے کہا ہاں ابھی اور آزماؤں گا۔ اب ہم یہاں سے چلیں گے، تم انہیں فون نہیں کرو گے۔ میری پتنی کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ تم میرے ہاتھوں مارے گئے ہو یا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے کہا، ہائے جان، اس ہوٹل سے بھی اپنا دانا پانی اٹھ رہا ہے۔ بیگ لے کر باہر میری کار کی طرف جاؤ، اپنی کار یہیں چھوڑ دو۔ کتنی دیر میں نکل رہی ہو؟ آواز آئی صرف 1 منٹ میں۔ میں نے موبائل فون کو بند کیا، پھر اسے اور سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کو سفری بیگ میں رکھ کر اسے شانے سے لٹکا کر کہا، میرا یہ ہاتھ بیگ کے اندر اور انگلی ٹریگر پر رہے گی، تم میرے آگے آگے چلو گے، رائٹ؟ ہم اس طرح کمرے سے باہر آئے، کوریڈور سے گزر کر ہوٹل کے باہر دیکھا۔ بینا میری کار کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے رگھو کے ساتھ اس کے قریب آ کر پوچھا، تمہارا ریوالور بیگ میں ہے؟ بیگ میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کو پکڑو اور اسے نشانے پر رکھو اور اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھاؤ۔ اس نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ میں نے ہاتھ نکال کر چابی سے کار کا دروازہ کھولا، پچھلی سیٹ کے بھی دروازے کھولے۔ وہ رگھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر ڈیش بورڈ سے قلم نکال کر رگھو سے کہا، ایجنسی کے انچارج کی کوٹھی کا نمبر اور پتہ بولو۔ وہ بولنے لگا، میں لکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، دن کے وقت اس کی کوٹھی میں جانا مناسب نہیں ہے، اس کے بیڈ روم کے دروازے اور تجوری میں کرنٹ رہتا ہے، رات کو مین سوئچ آف کر کے ٹارچ کی روشنی میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے بیگ سے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر اس میں سے گولی نکالی۔ وہ گولی اسے دیتے ہوئے بولا، شاباش، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے سائلنسر لگا ہوا ریوالور بینا کو دیتے ہوئے کہا، اس میں صرف ایک گولی رہ گئی ہے، یہ جتنی سچی معلومات فراہم کرتا رہا، میں اس کے چیمبر سے ایک ایک گولی نکال کر موت کو اس سے دور کرتا رہا۔ پھر کوئی سوال یاد آئے گا اور یہ صحیح جواب دے گا تو چیمبر سے آخری گولی بھی نکال کر اسے دے دینا۔ میں نے کار سٹارٹ کی، پھر ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ سے مڑ کر نہر کے کنارے والی سڑک پر جانے لگا۔ بینا نے کہا، تم اچانک اسے گن پوائنٹ پر لائے ہو؟ میں ضروری بات نہ کہہ سکی۔ میں نے انکل کو فون کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپی کی حالت عجیب سی ہو گئی ہے، کبھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے، کبھی زیر لب بڑبڑاتی ہے، کہتی ہے وہ میری جان تھا، میں نے اپنی جان کی جان لے لی، میرا بچہ بڑا ہو کر مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھے گا۔ انکل انہیں ڈاکٹر فیروزہ کے پاس اسپتال لے جا رہے ہیں، لندن امی کو بھی فون کیا ہے، وہ کل تک یہاں پہنچنے والی ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں فوراً آپی کے پاس جانا چاہیے، میں ایسی حالت میں آپی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نہر کے کنارے کار کو روک کر کہا، رگھو تم جاؤ، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ دروازہ کھول کر دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کہہ کر جانے لگا۔ میں نے بینا سے کہا، بینا یہ رو سے خفیہ طور پر غداری کر کے خفیہ ہاتھ کی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، آج اپنی جان بچانے کے لیے خفیہ ایجنسی کے کچھ راز مجھے بتا دیے اور اب یہاں سے جا کر ہمارے خلاف سازش کرے گا۔ میں نے تمہاری قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ اسے جان سے نہیں ماروں گا۔ وہ بولی، میں سمجھ گئی، وعدہ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ بینا نے اس جانے والے کو نشانے پر لیا اور ریوالور کی آخری گولی چلا دی۔ وہ چیخ مار کر اچھل کر گر پڑا، پھر اٹھ نہ سکا۔ میں کار آگے بڑھا کر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ بینا نے جھک کر اگلی سیٹ پر آ کر کہا، رفتار کم کرو۔ میں نے رفتار اور بڑھائی۔ وہ بولی، میری بات نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، خاموش رہو۔ وہ بولی، میں آپی کے بارے میں نہ بتاتی تو بہتر ہوتا، کیا تم نے آپی کو کوئی عام سی عورت سمجھ لیا ہے؟ میں نے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، یہی کہ آپی تم سے زیادہ جیدار اور سخت جان ہے، وہ مراد کو ہلاک کر کے وقتی طور پر ذہنی طور پر الجھ گئی ہیں، تمہیں آپی کی قسم، رفتار کم سے کم کرو، آرام سے ڈرائیو کرو۔ میں نے رفتار کم کرتے ہوئے کہا، بے شک میرا تو جسم فولادی ہے لیکن آپی کا تو دماغ فولادی ہے، وہ موجودہ صدمہ برداشت کر لیں گی۔ بینا نے کہا، ہم 1-2 دن آپی کے ساتھ گزاریں گے، دوسری مصروفیات چھوڑ دیں گے۔ تم نے خفیہ ایجنسی کے بارے میں جو اہم معلومات حاصل کی ہیں وہ سب دھاون صاحب کو بتا دو، ان سے بہانہ کرو، کل سے سونے کا موقع نہیں ملا ہے،
اب सोने जा रहे हो। जागने के बाद बहाना करो कि गॉड फादर हाशिम का सुराग मिला है, तुम उसके ताक़ुब में हो। मैंने कहा ठीक कहती हो, हमें तमाम मसरूफियात से जान छुड़ाकर सिर्फ आप ही के साथ रहना है। मैंने डीजी धावन से राब्ता करके कहा, खुफिया हाथ को मालूम हुआ है कि वो पाकिस्तान में जो सियासी बाजी खेल रहा था उसे आपने नाकाम बनाया है और आप उसके सामने कभी एतराफ नहीं करेंगे कि आपने दुर्दाना के 4 सियासतदानों को गायब करवाया है। आपको मजबूर करके एतराफ करने के लिए वो मेरी बानो बेगम को आपकी बेटी समझकर इगवा करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी कोशिश नाकाम बना दी है। धावन बोला, शाबाश बेटे, तुमने खुफिया हाथ को शिकस्त दी है। मैंने कहा, आप जरूरी बातें सुने। खुफिया हाथ की एजेंसी के इंचार्ज की कोठी का नंबर और पता नोट करें। वो नोट करने लगा। मैंने कहा, उसके बेडरूम में एक छोटी सी खूबसूरत मेज है जिस पर उसने दिखावे के लिए इस्लामी किताबें रखी हैं। उस मेज के नीचे कालीन को उल्टा जाए तो एक फर्शी तिजोरी नजर आएगी। उस तिजोरी में खुफिया एजेंसियों के अहम रिकॉर्ड्स हैं। ये चीजें मैं हासिल कर सकता हूँ, लेकिन कल से मुझे और बानो बेगम को सोने का मौका नहीं मिला है। धावन बोला, बेटे तुम तो सारा काम छोड़कर सो जाओ, वो तमाम खुफिया रिकॉर्ड्स मेरे आदमी हासिल कर लेंगे। भगवान की सौगंध, तुम कमाल करते जा रहे हो। मैंने कहा, एक अहम बात यह है कि उसके बेडरूम के दरवाजे और तिजोरी में करंट रहता है। वहां कामयाबी हासिल करने के लिए पहले मेन स्विच को ऑफ किया जाए। धावन बोला, बेटे मेरे दिल की गहराइयों से तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही हैं, बस अब फोन बंद करो और आराम से सो जाओ। राब्ता खत्म हो गया। दूसरी तरफ बीना फोन पर बातें कर रही थी। उसने कहा, मैं अभी डॉक्टर फिरोजा से बातें कर रही थी। वो कह रही है कि आपी और अंकल अभी तक उसके पास अस्पताल नहीं आए। मैंने कहा, ताज्जुब है, वो तकरीबन 1 घंटा पहले अस्पताल जाने के लिए निकल गए थे। मैं अंकल से बात करता हूँ, तुम उनके नंबर पंच करो। बीना मोबाइल नंबर पंच करने लगी। अंकल हाशिम ने आपी की हालत देखकर समझ लिया था कि अपने हाथों से अपने महबूब को गोली मारने के बाद वो खुद को माफ नहीं कर रही हैं। मुराद हलाक होने के बावजूद उसके पेट में मौजूद था, उसे जहनी अजियतों में मुब्तला कर रहा था। ऐसे में आपी को अस्पताल जाकर ट्रीटमेंट के जरिए उन्हें जहनी सुकून पहुंचाना जरूरी था। अंकल ने उन्हें हाई रूफ कार की पिछली सीट पर लेटा दिया था और खुद उस कार को ड्राइव करते हुए अस्पताल जा रहे थे। उन्होंने फोन पर डॉक्टर फिरोजा को आपी की हालत बताकर कहा था कि वो उन्हें अस्पताल ला रहे हैं और ये भी बताया था कि अम्मी कल किसी वक्त लंदन से यहाँ पहुँचने वाली हैं। फिर वो ड्राइव करते हुए मुल्तान रोड से यूनिवर्सिटी रोड पर मुड़कर लिबर्टी मार्केट की तरफ होली फैमिली अस्पताल जाने लगे। अभी यूनिवर्सिटी रोड दूर था। लाहौर और ठोकर के दरमियान अंकल का एक खुफिया अड्डा था। वो आपी को उसी अड्डे से ला रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती थी। वहां से गुजरते वक्त एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए तेजी से सड़क पार कर रही थी। अंकल ने औरत और बच्चे को बचाने के लिए अचानक ही ब्रेक लगा दी, जिसके नतीजे में उनका सर जोर से स्टीयरिंग से टकराया। आपी के हलक से चीख निकली। वो लेटी हुई थी। सीट पर से लुढ़क कर नीचे पेट के बल गिरी। बड़ी तकलीफ से कराहने लगी। सड़क के दोनों तरफ एक कार और एक वैन खड़ी हुई थी। खुफिया एजेंसी ने इस हद तक मालूमात हासिल की थी कि गॉडफादर हाशिम का एक खुफिया अड्डा मुल्तान रोड पर कहीं है। बदकिस्मती से वो कार और वैन वाले खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखते थे। वो दौड़ते हुए अंकल की गाड़ी के पास आए ताकि वो अंकल की खैरियत मालूम कर सकें। अंकल की पेशानी से खून बह रहा था। वैसे तो वो अंकल को नहीं पहचान सकते थे, लेकिन स्टीयरिंग से टकराने के बायस नकली मूछें आधी उखड़ कर लटक गई थी। ये साबित हो गया कि हाई रूफ ड्राइव करने वाला बहरूपिया है। उन्होंने दरवाजा खोलकर उन्हें गन पॉइंट पर रखकर बाकी मूछें और दाढ़ी नोच ली। सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा तो विग हाथ में आ गई। इतनी देर में अंकल ने रिवॉल्वर निकाल लिया था, लेकिन वो कई थे। उनके फायर से एक शख्स हलाक हुआ, लेकिन दूसरों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। पिछले स्लाइडिंग दरवाजे को खोलकर आपी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर निकाला। वो बुरे हालात को समझ गई थी। उन्होंने सामने वाले को एक लात मारी, एक के पेट में कोहनी मारी। उसके हाथ से पिस्तौल गिरते ही उठा लिया। उस वक्त उनकी हालत बहुत बदतर थी। सीट के नीचे पेट के बल गिरने के बायस ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उनके लिबास का कुछ हिस्सा लहू से भीग रहा था। ऐसी हालत में वो 4 आदमियों के काबू में नहीं आ रही थी। उन्होंने 2 को गोली मारी। 2 बंदे और आ गए। उन्होंने दूर ही से फायरिंग की। तड़ातड़ गोलियां चलीं। 2 गोलियां आपी के पेट में पैवस्त हुई। एक गोली शाने में और एक गोली सीने में लगी। वो लड़खड़ाती हुई हाई रूफ से टकराई और जमीन पर गिरने लगी। वो अंकल को पहचानने के बाद समझ गए थे कि ताबानी से पाला पड़ा है। उन्हें तो ब्लीडिंग के बायस ही मर जाना था या तिब्बी इमदाद के लिए गिड़गिड़ाना था, लेकिन वो जिद्दी और सख्त जान मुकाबला कर रही थी। उन्होंने 2 को गोली मार दी थी, इसलिए दूसरे ने अपने तहफ्फुज़ के लिए दूर से उन पर गोलियां चलाई थी।
वो 4 गोलियां खाकर रिवॉल्वर हाथ में पकड़े जमीन पर गिरी, फिर साकित हो गईं। उनके दीदे फैल गए थे। एक ने बड़ी हैरानी से कहा, क्या गजब की औरत थी। पेट में बच्चा मर गया, लहू से भीग रही थी, आधी मर चुकी थी, फिर भी मुकाबला कर रही थी। कुत्ते की बच्ची, आख थू। उसने जैसे थूकना चाहा, ठाई की आवाज के साथ उसकी पेशानी पर गोली लगी। थूक उसकी बाछों से और लहू उसकी पेशानी से बहने लगा। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। एक ने चीख कर कहा, भागो, ये जिंदा है, ये तो कोई बला है। भागने वालों में से भी एक को गोली लगी, वो भी सड़क के किनारे गिर कर ठंडा पड़ गया। दूसरे भी भागते हुए गाड़ियों और दुकानों के पीछे छुप गए। हाँपते हुए खौफजदा से होकर सड़क पर पड़ी हुई आपी की लाश को देखते रहे और ये समझते रहे कि 4 गोलियां खाने के बावजूद वो जिंदा है। उसके फैले हुए हाथ के पास रिवॉल्वर था। एक ने कहा, वो धोखा दे रही है, रिवॉल्वर को जानबूझकर अपने हाथ के पास छोड़ रखा है। जैसे ही हम करीब जाएंगे वो फिर गोलियां चलाएगी। ये क्या चीज है, मर मर कर जिंदा हो जाती है। दूसरे ने गुस्से से कहा, यार क्या हम मर्द हैं, एक औरत से डर रहे हैं। तीसरे ने कहा, अपनी जान बचाकर काम करने को डरना नहीं कहते, हिसाब करो, हाशिम ने तो एक ही को गोली मारी, इस बला ने हमारे 3 बंदे मार दिए, अब हम 3 रह गए हैं, इसे गन पॉइंट पर रख कर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो रिवॉल्वर को उठाएगी हम उस पर गोलियों की बौछार कर देंगे। वो तीनों मोहतात रहकर कदम आगे बढ़ाने लगे। उन सब की नजरें आपी के हाथ पर थीं। जैसे ही वो हाथ हिलता वो तीनों उसके रिवॉल्वर उठाने से पहले गोलियों की बौछार कर देते, लेकिन करीब पहुंचने पर भी आपी का बेजान जिस्म हरकत न कर सका। वो नामुराद अपने मुराद के पास पहुंच गई थी। उन्होंने उस रिवॉल्वर को उठा लिया। बस्ती के गरीब लोग खौफजदा होकर अपने घरों में जाकर छुप गए। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थीं। एक ने हवाई फायर करने के बाद बुलंद आवाज से कहा, अगर किसी ने पुलिस को फोन किया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके पास फोन है उन्हें बंद रखें। अंकल के फोन से बजर की आवाज उभरी। एक ने गाड़ी की खिड़की से झांक कर मोबाइल फोन को देखा, फिर उसे उठाकर एक बटन दबाने के बाद कान से लगाया। बीना ने अंकल के मोबाइल नंबर पंच करके मुझे फोन दिया था। मैंने कहा, हेलो अंकल, मैं बोल रहा हूँ, फरमान। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर ये तुम्हारे अंकल हैं तो जल्दी आओ, यहाँ कुछ गुंडे तुम्हारे अंकल पर और एक बेचारी औरत पर फायरिंग करते हुए गए हैं। ये दोनों बेहोश हो गए हैं, आप जल्दी आए। मैंने पूछा, कहाँ आऊं, वो कहाँ है? आवाज आई, चक नंबर 213 की एक सड़क पर गाड़ी खड़ी है, ठोकर जाने वाले रास्ते पर चले आए। मैंने फोन बंद करते हुए उसे बीना के पास फेंक कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, आपी और अंकल पर फायरिंग की गई है, दोनों बेहोश हुए हैं। मैं पहले ही तेजी से कार चला रहा था, तुमने रोक दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल आपी के लिए घबरा रहा है, इसीलिए घबरा रहा था। एक तो पहले ही आपी की हालत ठीक नहीं थी, पता नहीं उन्हें कहाँ गोली लगी होगी। बीना बोली, क्या फोन पर कहा गया है कि वो बेहोश हैं? मैंने कहा, हाँ, चक नंबर 213 वाले इलाके की सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी है। बीना बोली, जिसने फोन पर बात की है उसे चाहिए था कि पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाता। मैंने कहा, यहाँ गोलियों से जख्मी होने वालों को कोई अस्पताल नहीं पहुंचाता, खामखा पुलिस केस में कोई नहीं फंसता। वो बोली, फिर भी फरमान, जोश और जज्बात पर काबू रखो। कल रात से देख रहे हो दुश्मन किस तरह घेर कर हमले कर रहे हैं। अभी वारदात की जगह हमें सोच समझ कर जाना चाहिए। मैंने कहा, बेशक हम आपी को दूर से देखेंगे, हालात का जायजा लेंगे, फिर करीब जाएंगे। हम दोनों मौजूदा हालात को हर पहलू से सोच रहे थे। तेज रफ्तारी से ड्राइव करने के बायस पौन घंटे में चक नंबर 213 के इलाके में दाखिल हुए तो दूर एक हाई रूफ कार खड़ी हुई थी। उस कार के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन सड़क के दोनों तरफ के चंद मकानों और दुकानों के दरवाजे बंद थे। एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कार ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ रहा था। 50 गज की दूरी से हाई रूफ कार की स्टीयरिंग सीट पर किसी की खून आलूद गर्दन ढलकी हुई नजर आई। सर एक तरफ ढलका हुआ था, इसलिए हम अंकल को पहचान न सके। उसी गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ लहू से तरबतर एक औरत की लाश देखते ही मैं बेइख्तियार चीख पड़ा, आपी, आपी। मेरा पूरा वजूद लरस गया। जुनूनी अंदाज में दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला। बीना ने चीख कर मुझे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, बाहर न जाओ, हम ट्रैप किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपी को देख कर दुश्मन तो क्या, सारी दुनिया को भूल गया था। हाथ में पिस्तौल लिए उनकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगा। अचानक फायर हुआ, मुझे एक गोली लगी। मैं लड़खड़ाया, फिर गिरते गिरते आपी के पास आकर उनसे लिपट गया। बीना ने कार में छुपकर गोली चलाने वाले को देख लिया था। उसने जवाबी फायर किया। मुझ पर फायर करने वाला चीख मार कर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मेरे दिमाग पर धुंध छाई हुई थी। मुझे आपी के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त मुझे एक दूसरी गोली आकर लगी।
میں نے تکلیف سے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسے وقت اپنے عزیز کی ہلاکت پر جوش اور جذبے میں آنے والے کو اسی طرح نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے اتنا دیکھا کہ ایک شخص گن لیے ایک دکان کی چھت پر کھڑا ہوا، دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا، لیکن بینا کی گولی لگتے ہی سامنے کو جھکتا ہوا چھت پر سے زمین پر آ کر گر پڑا۔ میرا سر بھی آپی کے ممتا بھرے سینے پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر چکا ہوں۔ میں جس حال میں تھا اپنے وجود سے غافل ہو چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔